बेटा देखो हेडिंग डालो कैंसर। गुड इवनिंग, बैठिए प्रियंका जी, ये वाली चेयर ले ले प्रियंका। द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। जो कैंसर की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। The transformation of normal cell into the tumor cell is known as oncogenic transformation. Oncogenic transformation. The cancer causing gene are known as oncogenic gene. The cancer causing gene are known as oncogenic genes. तो अब तुम्हें पता लग गया होगा द प्रीफिक्स ऑन्को, जो प्रीफिक्स ऑन्को है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? कैंसर के साथ। द प्रीफिक्स ऑन्को एसोसिएटेड विद कैंसर, यस और नो? तो द प्रीफिक्स ऑन्को कौन भरेगा? भर बेटा जल्दी भर। द प्रीफिक्स ऑन्को इज एसोसिएटेड विद कैंसर। ओके, अब बेटा देखो किस तरीके से कैंसर हमारी बॉडी में चालू होता है, कैसे हमारी बॉडी में आगे आगे मतलब कैसे क्या प्रोसीजर होता है। देखो सबसे पहले ये एक नॉर्मल सेल है। क्या है ये? नॉर्मल सेल, एनसी लिख रहा हूं, नॉर्मल सेल। अब ये किसी भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? कैंसर सेल, ऑन्कोजेनिक सेल या फिर ट्यूमर सेल में। किसमें? ट्यूमर सेल में। जैसे ही ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। ये थोड़ा नॉर्मल सेल से क्या दिखने लग जाता है? अलग दिखने लग जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो किसी भी फिजिकल एजेंट की वजह से, केमिकल एजेंट की वजह से या फिर बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, बायोलॉजिकल एजेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी बॉडी में एक वायरस इन्फेक्ट करता है जिसका नाम है HIV वायरस, जिसका नाम है रेट्रोवायरस। दिस रेट्रोवायरस कॉजेस सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर, कपोसी सार्कोमा। कौन सा? कपोसी सार्कोमा। केमिकल एजेंट्स बेटा डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, तारकोल जो होता है तुम्हारा, तारकोल, स्मोक्स, ठीक है, नाइट्रेट्स, ये तुम्हारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैंसर कॉज करते हैं। तो इस तरीके के कैंसर भी तुम्हारी बॉडी में, इस तरीके के केमिकल सब्सटेंस भी तुम्हारी बॉडी में क्या कॉज करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं। फिजिकल एजेंट्स में क्या आ गई? एक्स रेज आ गई, यूवी रेज आ गई, ठीक है। ये सारी रेज जो होती हैं ये भी तुम्हारी बॉडी में क्या कॉज करती हैं? कैंसर कॉज करती हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे? एक नॉर्मल सेल को म्यूटेट करके ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें? ट्यूमर सेल में। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अभी बताया मैंने तुम्हें, क्या कहेंगे इसे? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा जो नॉर्मल सेल होते हैं ना, नॉर्मल सेल, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कॉन्टेक्ट इनिबिशन। क्या नाम है? कॉन्टेक्ट इनिबिशन। ये नॉर्मल सेल है। ये देख रहा है मेरे बगल वाला सेल ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा फैल रहा है इन द सेंस इसकी ग्रोथ ज्यादा होने लग रही है अपने आप। तो ये क्या करेगा? इसे इनिबिट करेगा। क्या करेगा? इनिबिट करेगा। इसकी ग्रोथ को क्या कर देगा? इनिबिट, कि भैया ज्यादा फैल मत, चुपचाप बैठ। तो इसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है? ये इनिबिट कर रहा है। दिस इज नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्टेक्ट इनिबिशन। कि जो नॉर्मल सेल होते हैं वो अपने बाजू वाले सेल को बोलते हैं कि भैया चुपचाप बैठ और ज्यादा फैल मत। समझ में आया? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्टेक्ट इनिबिशन। बट ट्यूमर सेल डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। तो ट्यूमर सेल यानी कैंसर सेल डू नॉट हैव कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी।
इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ट्यूमर सेल डू नॉट हैव विच प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो अब क्या होगा, ये ट्यूमर सेल बन गया, अब इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या करेगा, अपने आजू बाजू वाले सेल को भी किसमें ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्यूमर सेल में। और धीरे 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 यहाँ के सेल सारे क्या करने लग जाएंगे, अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करने लग जाएंगे। किसी का साइज बड़ा होगा, किसी का साइज छोटा होगा, यानी जो ट्यूमर सेल होते हैं उनकी नॉर्मल शेप यानी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी नहीं होती। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये और सेल्स को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करेंगे और धीरे 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 वहां पर मास ऑफ टिश्यू फॉर्म होगा। दिस मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज ट्यूमर। इस मास ऑफ टिश्यू को क्या कहेंगे हम, ट्यूमर। तो ये मेरा क्या बन गया, ट्यूमर। दिस इज योर ट्यूमर। अभी जो ट्यूमर है दो तरीके का हो सकता है बेटा, एक को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, और एक को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ही आगे जाके कैंसर बनाता है। अदरवाइज जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये नॉर्मली उस पर्टिकुलर जगह पर पड़ा रहता है और जब प्रॉब्लम देता है तो इसे निकाल लिया जाता है, इसे बाहर निकाल लिया जाता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेनाइन ट्यूमर का एक एग्जांपल, मेरे फोन में फोटो पड़ी है कुछ। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा बेनाइन ट्यूमर और ये क्या हो गया तुम्हारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो बेनाइन ट्यूमर मास ऑफ टिश्यू है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, ठीक है, जो कि कहीं पर इकट्ठा हो गया, ब्रेन में, ब्रेस्ट में, ठीक है, बॉडी के किसी अदर ऑर्गन में इकट्ठा हो गया, लेकिन ये उसी लोकलाइज जगह पर पड़ा हुआ है। लेकिन इसे क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, ये जो ट्यूमर है यहां से कुछ सेल निकलेंगे और बॉडी के किसी और ऑर्गन में जाएंगे, और जहां भी जाएंगे वहां पर जाकर नॉर्मल सेल्स की, नॉर्मल सेल के साथ कॉम्पीट करेंगे, कंपटीशन करेंगे। क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। और कंपटीशन करने के बाद क्या करेंगे, उनका खाना पीना छीन लेंगे और उन्हें ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नॉर्मल सेल का खाना पीना छीनकर उन्हें क्या करेंगे, ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। फिर वहां पर भी ट्यूमर बन जाएगा, फिर वहां से जो ट्यूमर सेल है वो टूट जाएंगे, वो ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में जाकर लॉग हो जाएंगे, जहां पर भी वो लॉग होंगे वहां पर न्यू ट्यूमर बनाएंगे। तो इस तरीके से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट, तीसरे पार्ट से चौथे पार्ट, चौथे पार्ट से पांचवें पार्ट में फैलता चला जाता है। एंड दिस फियरेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, पहले ये नोट करो, फिर उसके बाद पूरा ट्यूमर बताता हूं। तो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। ये क्या था तुम्हारा, मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन, कि हाउ ट्यूमर इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी। तो अगेन द सेल ग्रोथ एंड द सेल डिवीजन एंड द सेल डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस इन आवर बॉडी। ठीक है, बट ड्यू टू दिस सम केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, this regulatory property is lost and the cell start dividing in uncontrolled manner and they become tumor. So the mass of undifferentiated tissue which is dividing in uncontrolled manner is known as, bolo, tumor. Okay, tumor do not have which property, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ट्यूमर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके, यहां तक सबको समझ में आया, बोलो। अब आगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है। अब उसके बाद ये जो ट्यूमर है दो तरीके के, एक बेनाइन ट्यूमर है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर कैसे होते हैं, एक जगह पर लोकलाइज्ड एरिया पर फिक्स रहते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, या फिर मैलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस। ओके, तो ये है तुम्हारा ट्यूमर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो ट्यूमर में पढ़ना क्या है।
सबसे पहले जर्नल डेफिनेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जर्नल डेफिनेशन। फिर उसके बाद पढ़ने हैं कॉजेज ऑफ ट्यूमर यानी कार्सिनोजेंस। क्या? कार्सिनोजेन। उसके बाद डायग्नोसिस और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट। ठीक है, करो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी कंप्लीट करो यार। ये नोट करो, फिर उसके बाद जैसे जैसे लिखवा रहा हूं लिखते चले जाना। उतार लिए सबने? अरे उतार लिया, जल्दी उतारो। क्या ये? हाँ वही बोल रहा हूँ। चलिए डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। एक मिनट। इंट्रोडक्शन। लिखो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन is highly controlled and regulated process. Is highly controlled and regulated process. But in cancer or tumor cells, there is abnormal uncontrolled division of cell. There is a abnormal and uncontrolled division of cell. ये जो सेल डिवीजन होती है नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होती। इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? कोई भी सेल तुम्हें नॉर्मल शेप एंड साइज का नहीं दिखेगा, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का नहीं दिखेगा। किसी के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, किसी के अंदर 3 न्यूक्लियस होंगे, किसी की वॉल जो मार्जिन्स हैं वो वेल सर्कमसाइज नहीं होंगी, मतलब मार्जिन्स जो होंगी वो इरेगुलर मार्जिन्स होंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिखिए। But in cancer cell there is an abnormal and uncontrolled division of cell due to the breakdown of this regulatory mechanism. Due to the breakdown of the regulatory mechanism. But से बोलूं शुरू से। But in cancer cell there is an abnormal and uncontrolled division of cell. Abnormal and uncontrolled division of cell due to breakdown of these regulatory mechanisms. नोट डाल के लिखिए, अगला पॉइंट नोट डाल के लिखिए। नॉर्मल सेल्स show a property called contact inhibition. Normal cells show a property called contact inhibition in which the dividing cell when in contact with other cell in which the dividing cell when in contact with other cell inhibit their uncontrolled growth but cancer cell
do not have this property. Therefore, आगे लिखिए therefore cancer cell continue to divide. Therefore cancer cell continue to divide and giving rise the mass of cells called tumor or neoplasm. उसके बाद लिखिए there are two type of tumors. पेंका से ले ले, इसके पास होगा। देखो there are two type of tumors. benign tumor and malignant tumor. बेटा एक साइड लिखो benign tumor और एक साइड लिखो malignant tumor. एक साइड लिखो बेनाइन ट्यूमर और एक साइड लिखो मैलिग्नेंट ट्यूमर. बीटी और एमटी. बीटी बेनाइन ट्यूमर confined to their original place. Confined to their original place. Confined to their original place. Not confined to their original place. Not confined to their original place. Causes little damage and rarely cause death. Causes large damage to the body. And may lead to the death of patient. यानी डेथ रेट इसमें हाई है, इसमें कम है. ठीक है जी. सेल shows normal shape and morphology. इसमें क्या लिखोगे? Cells are not normal, मतलब ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी शो नहीं करते. एंड हैव इर्रेगुलर मार्जिन. बेटा ये जो ये वाले सेल्स होते हैं ना, इनमें जहां पर भी ट्यूमर बनेगा उसका बहुत वेल मार्क होगा. वो ट्यूमर बहुत वेल मार्क होगा, वेल सर्कमसाइज्ड होगा, यानी जो मार्जिन्स होंगे बिल्कुल एनक्लोज्ड होंगे, गोल एकदम. इसके अंदर मार्जिन्स जो होंगे वो क्या होंगे? जहां भी ट्यूमर होगा वहां पर इर्रेगुलर मार्जिन होंगे. और सेल्स की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं होगी. दे मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड. कैसे होंगे वो? मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, 2-4 न्यूक्लियस होंगे. सेल का साइज जो होगा या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा. ठीक है, नॉर्मल शेप एंड साइज उनकी नहीं होगी. ओके, बोलो पक्का. चलिए
तो ये था बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्या, दे शो मेटास्टेसिस बट दे डू नॉट शो मेटास्टेसिस, दे शो मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस शो नहीं करते और ये मेटास्टेसिस शो करते हैं। ठीक है जी, दे डू नॉट शो मेटास्टेसिस, दे शो मेटास्टेसिस। ओके, चलिए अब नोट डाल के लिखिए मेटास्टेसिस होता क्या है। नोट डाल के लिखो बेटा मेटास्टेसिस होता क्या है। लिखो मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियरेबल प्रॉपर्टी, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, इसमें लिखा हुआ है सब। मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की सबसे ज्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी है क्या, मेटास्टेसिस। लिखो cell slugged from such tumors, cell slugged from such tumors, slugged SLOUGHED, cell slugged from these tumors reach to distant site। मतलब क्या होता है देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया, अरे यहाँ पर एक डायग्राम बनवाए थे ना कि जो इसके सेल हैं ट्यूमर सेल वो वहां से टूट जाएंगे। सेल स्लग्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स, सेल इन ट्यूमर से क्या कर जाएंगे, स्लग्ड कर जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड रीच टू द डिस्टेंट साइट, एंड रीच टू द डिस्टेंट साइट यानी किसी और ऑर्गन में जाकर बैठ जाएंगे। सेल स्लग्ड फ्रॉम देयर, बोलो सेल स्लग्ड फ्रॉम दीज ट्यूमर्स एंड रीच टू द डिस्टेंट साइट, डिस्टेंट साइट एंड रीच टू द डिस्टेंट साइट थ्रू द ब्लड, थ्रू दी ब्लड। अरे ब्लड ही एकमात्र तरीका है ना, थ्रू दी ब्लड। एंड whenever and wherever they get logged, and wherever they get logged, LODGED, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor formation, they start a new tumor formation, they start a new tumor formation. This property is called metastasis, this property is called metastasis, and this is the most feared property of malignant tumor. And wherever they get logged, जहां भी जाकर ये लॉग होते हैं मतलब बैठते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं। wherever they get logged, LODGED, log in the body, they start new tumor formation। वहां पर ये क्या करते हैं, नया ट्यूमर बनाने लग जाते हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉजेज ऑफ ट्यूमर्स, कॉजेज ऑफ ट्यूमर और कैंसर। हो गया। अब बेटा देखो कॉजेज ऑफ कैंसर, मैंने तुम्हें बताया था एक नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कब ट्रांसफॉर्म होता है, जब उस पर कोई कार्सिनोजेन आकर एक्ट करता है। कार्सिनोजेन यानी ट्यूमर कॉजिंग सब्सटेंस। अब ये ट्यूमर कॉजिंग सब्सटेंस कौन कौन सी हो सकती है बेटा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। क्या क्या हो सकती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो लिखो अब बेटा फिजिकल में क्या क्या है, केमिकल में क्या है और बायोलॉजिकल में क्या है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बेटा देखो
ऐसी सब्सटेंस जो कि नॉर्मल बॉडी में ट्यूमर कॉज करती है उन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोजेन। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेन। तो कार्सिनोजेन तीन तरीके के हो सकते हैं। कार्सिनोजेन ब्रॉडली जो कार्सिनोजेन है वो तीन तरीके के हैं। सबसे पहले फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। अब बेटा पहले बात करते हैं किसकी? फिजिकल की। किसकी बात करते हैं? फिजिकल की। फिजिकल में बेटा तुम्हारे दो तरीके की रेज आ जाती हैं। बेसिकली क्या होती है फिजिकल में? रेज। ठीक है। अब रेज दो तरीके की होती हैं, एक होती है आयनाइजिंग और एक होती है नॉन आयनाइजिंग। तो पहले बात करते हैं आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में कौन कौन सी है प्रियंका? प्रियंका आयोनाइजिंग में कौन कौन सी है? एक्सरेज एंड गामा रेज। एक्सरेज एंड गामा रेज। और नॉन आयोनाइजिंग में कौन कौन सी हैं? शाबाश। नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज। कौन सी रेज? यूवी रेज। अब बेटा केमिकल बताओ। केमिकल बेटा देयर आर सो मेनी केमिकल्स, है ना, जो कि क्या क्या कॉज कर सकते हैं? कैंसर कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले नहीं थोड़े हाँ टबैको है। अब इसमें सबसे पहले कैडमियम ऑक्साइड। क्या? कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड ये क्या कॉज करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। डाई इथाइल स्टिल बिस्ट्रॉल। डाई इथाइल स्टिल बिस्टेरॉल। वेजाइनल कैंसर। कोलतार, जिसे तुम टारकोल भी कहते हो, कोलतार। लंग कैंसर। कौन सा कैंसर? लंग कैंसर। किसी भी तरीके का स्मोक, चाहे वो सिगरेट स्मोक हो, चाहे वो तुम्हारे चिमनी से निकलने वाला स्मोक हो, ठीक है, कोई भी स्मोक। इसका हुक्का, हाँ हुक्का का भी, ठीक है, किसी भी चीज का हुक्का। तुम्हें पता है हुक्के के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई तुम्हारी बॉडी में ट्यूमर कॉज कर सकता है तो हुक्का कर सकता है। सबसे ज्यादा डैमेजिंग जो है, उसकी एडिक्शन नहीं होती लेकिन सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है, ध्यान रखना। तो किसी भी तरीके का स्मोक, किस तरीके का? लंग कैंसर। कौन सा कैंसर? लंग कैंसर। और विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कौन सा कैंसर कॉज करता है? लीवर कैंसर। कौन सा? लीवर कैंसर। सर मैं तो ये याद रखना ना, लंग कैंसर। लंग कैंसर याद रख लो यार, ठीक है जी। किसी भी तरीके का स्मोक लंग कैंसर कॉज करता है। बायोलॉजिकल। अब बेटा बायोलॉजिकल में क्या क्या आ जाता है? बायोलॉजिकल में क्या क्या आ जाता है? क्या क्या आ जाता है? बोलो। ऑन्कोजीन्स। वायरल ऑन्कोजेंस। वायरल ऑन्कोजेंस। बेटा जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके के जीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक जीन्स। ये ऑन्कोजेनिक जीन्स जैसे ही वो हमारी बॉडी में डालते हैं उसी वक्त हमारा जो नॉर्मल सेल होता है वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो वायरल ऑन्कोजेंस क्या लिखोगे? पहला वायरल ऑन्कोजेंस। और वायरल ऑन्कोजन में क्या लिखोगे? ये वायरल ऑन्कोजन का मतलब क्या? ऑन्कोजन यानी कैंसर कॉजिंग और वायरल यानी कैंसर कॉजिंग वायरस। क्या आएगा एग्जांपल इसमें? रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस कौन सा कैंसर कॉज करता है? कपोसी सार्कोमा। कौन सा? कपोसी सार्कोमा। द कैंसर रिलेटेड टू दी मीजोडर्मल ऑरिजिन। किससे? मीजोडर्मल ऑरिजिन।
यानी मीजोडर्मल टिश्यू जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में वो कपोसी सार्कोमा कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? कपोसी सार्कोमा। अब बेटा उसके बाद वायरल ऑन्कोजेंस के बाद क्या है, तुम्हारी बॉडी में कुछ जीन्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक जीन्स। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक जीन्स। ऑन्कोजेनिक जीन्स, ये जो ऑन्कोजेनिक जीन्स होती है ये भी क्या कॉज करती हैं? कैंसर कॉज करती हैं। बेटा ये तुम्हारे नॉर्मल सेल में होती हैं, तुम्हारी बॉडी में अपने सेल्स हैं जिनके अंदर कौन सी जीन्स हैं? ऑन्कोजेनिक जीन्स। ये जो ऑन्कोजेनिक जीन्स होती हैं ये कई कंडीशंस में, कई फिजिकल कंडीशंस में, कई फिजिकल कंडीशन में क्या हो जाती हैं? स्टिमुलेट हो जाती हैं और क्या कॉज करने लग जाती हैं? कैंसर कॉज करने लग जाती हैं। कई कंडीशन में क्या हो जाती है? स्टिमुलेट हो जाती है और क्या कॉज करने लग जाती हैं? कैंसर कॉज करने लग जाती हैं। ओके बोलो, तो फिजिकल एजेंट से उतार लो इन्हें फटाफट, ठीक है, कार्सिनोजेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अरे ये तो लिख लो, इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें देख लियो ना, छोटे वाले में है। अरे तूने वो डाल के इसमें हिंग डाल दी। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डस्टर का है, डस्टर। अरे रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, लेक्चर में देख लेना। बेटा साथ के साथ क्यों उतारते तुम? बदतमीज बच्चे। मैं डस्टर मारूंगा जो बोलेगा। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ, बेटा अगर चुपचाप रहोगे तो समझ पाओगे, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इतना तो तुम कैसे नीट की क्लास में कैसे बैठोगे? आज नीट की क्लास पता है कितने से कितने बजे तक हुई है? 10 से लेकर 4 बजे तक बैठ जाओगे तुम। छाले पड़ जाएंगे बैठे बैठे, लेकिन बैठना पड़ेगा, समझ रहे हो? पढ़ना है तो बैठना पड़ेगा, बिना खाए पिए, बिना ब्रेक के। तो डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या होता है कि किस, मतलब जो हमें बीमारी हो गई उसे डिटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके लिए होता है बायोप्सी। क्या होता है? बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी इज आल्सो नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। बेटा क्या होता है? जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है, सस्पेक्टेड टिश्यू इन द सेंस जहां पर हमें शक होता है, जहां पर हमें क्या होता है? शक, कि भाई इस पार्ट में ट्यूमर है, उस पर्टिकुलर ट्यूमर को थोड़ा सा काट कर उसकी एक स्लाइड स्कूल में बनाते होगे स्लाइड, ठीक है, तुम्हारे स्कूल से वास्ता हुआ नहीं इस साल, बट स्लाइड बनाते हैं स्कूल में, स्लाइड बनाते हैं, उसे स्टेन करते हैं और उसके बाद उसे देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि इसके अंदर इसकी जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है उसके अंदर कोई चेंज आया या नहीं आया। अगर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब है उस टिश्यू की तो इसका मतलब वो ट्यूमर है, अदरवाइज वो कोई और बीमारी है।
फॉर एग्जाम्पल किसी के दाना हो जाता है यहाँ पर, है ना, दाने में जो सेल्स हैं, मतलब किसी के कोई हल्का सा किसी भी तरीके का एक्ने हो गया, कुछ हो गया, कई बार वो एक्ने बड़े हो जाते हैं, है ना, और लगता है कि भाई ये ट्यूमर हो गया है। तो कैसे डिफरेंशिएट करें एक्ने को ट्यूमर से या किसी भी अदर कंडीशन को ट्यूमर से? देखो, ट्यूमर में हमेशा क्या होगा, जो सेल की मॉर्फोलॉजी है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की, जो उस पर्टिकुलर एरिया की मॉर्फोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंजेस आएंगे वहां पर। लेकिन जो तुम्हारा नॉर्मल कोई चोट होगी या फिर कोई किसी तरीके की चीज होगी, वहां पर जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो इस तरीके से तुम डिफरेंशिएट करते हो। तो इसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। जो सस्पेक्टेड एरिया है उस टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट लेते हो, पार्ट लेने के बाद उसकी एक स्लाइड बनाते हो, स्लाइड प्रिपरेशन के बाद उसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हो और उसके बेसिस पे तुम अपनी रिपोर्ट बनाते हो, अपना डायग्नोसिस बनाते हो। तो पहला क्या है तुम्हारा? बायोप्सी। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी के बाद क्या है? एमआरआई। अब देखो ये क्या होता है? रेडियो डायग्नोसिस। क्या होता है? रेडियो डायग्नोसिस। अब रेडियो डायग्नोसिस क्या होता है बेटा? रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोलॉजी। रेडियो डायग्नोसिस क्या होता है बेटा? रेडियोलॉजी। क्या होता है रेडियोलॉजी? व्हाट इज रेडियोलॉजी? एक्सरे। बोलो बेटा। ये जो एक्सरेज होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं, ये हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्या क्या? सीटी स्कैन, क्या क्या बोला मैंने? सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई। कोई सुपरफिशियल ट्यूमर है तो हम एक्सरे से देख लेंगे, लेकिन एक्सरे से कभी भी कंफर्म नहीं होता ट्यूमर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर एमआरआई रिकमेंड करना पड़ता है, एमआरआई करते हैं। लेकिन अगर वो बोन का ट्यूमर है तो एमआरआई से कभी भी नहीं आएगा, वो किससे आएगा? सीटी स्कैन से आएगा। तो रेडियो डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक्सरे, एक्सरे के बाद एमआरआई, एमआरआई के बाद सीटी स्कैन। सीटी स्कैन फॉर व्हाट? बोन ट्यूमर्स। बोन ट्यूमर्स के लिए हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन करते हैं। ओके। लास्ट, ब्लड टेस्ट। जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का ट्यूमर होता है तो जो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसमें हम ट्यूमर मार्कर्स खोजते हैं। क्या खोजते हैं? ट्यूमर मार्कर, यानी ऐसे चेंजेस जो कि इंडिकेट करते हैं किसको? ट्यूमर्स को, उन्हें कहते हैं ट्यूमर मार्कर। हमारी बॉडी में जब कोई ट्यूमर होता है तो कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। अगर वो बॉडी में इंक्रीज है तो क्या होता है? वो कंफर्म हो जाता है कि उसकी बॉडी में ट्यूमर है। तो ये क्या होता है? ट्यूमर मार्कर। ठीक है। तो ब्लड टेस्ट क्या होते हैं? ब्लड टेस्ट। किसी को ल्यूकोप्लेकिया बोल रहा हूं, किसी को ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, तो उसका ब्लड कैंसर एबनॉर्मली क्या होगा? मतलब जो ब्लड रिपोर्ट्स होंगी वो एबनॉर्मली क्या होंगी? हाई होंगी। ठीक है। उसके आरबीसी बड़े हुए होंगे, उसके डब्ल्यूबीसी क्या होंगे? बहुत ज्यादा बड़े हुए होंगे, उसके प्लेटलेट्स क्या होंगे? बड़े हुए होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ब्लड रिपोर्ट से इंडिकेट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गया ब्लड टेस्ट। तो बायोप्सी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस में एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन, और ब्लड टेस्ट में ट्यूमर मार्कर्स। ठीक है जी, ट्यूमर मार्कर्स। तो ये हो गया तुम्हारा डायग्नोसिस। बेटा ये देखो, तुमने एक चीज नोट करी, अभी नोट करना आगे और बताता हूं। अब इसका क्या करते हैं हम? ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सबसे पहले हम पेशेंट को एज अ ट्रीटमेंट क्या देना शुरू करते हैं? कीमोथेरेपी। क्या देते हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से काम नहीं होता तो रेडियोथेरेपी।
और इम्यूनोथेरेपी। और अगर इनसे भी काम नहीं बनता तो डायरेक्टली क्या करते हैं, टिश्यू को एक्सरसाइज करते हैं, यानी उस टिश्यू को निकाल कर हटाते हैं वहां से। ये सारे ट्रीटमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? बेनाइन ट्यूमर्स के लिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में अगर अर्ली स्टेजेस में पता लग जाए तो ये सारे के सारे मेथड एप्लीकेबल हैं। अगर लेट स्टेजेस पे पता लगता है तो मोर देन वन ऑर्गन्स में फैल चुका होता है, बॉडी इतने केमिकल्स झेल नहीं पाती और पेशेंट की डेथ होना का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सबकी डेथ हो जाती है, ठीक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वाले बहुत सारे बंदे ठीक होते हैं, लेकिन कई केसेस में जब लेट डायग्नोस होता है तो दिक्कत होती है। ठीक है जी, लेट डायग्नोसिस में दिक्कत होती है। अगर अर्ली स्टेजेस में उसे समझ लिया जाए तो हम क्या करते हैं, फटाफट उसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी वगैरह चालू करते हैं, और जहां पर भी मैलिग्नेंसी आई है, मैलिग्नेंट ट्यूमर दिखा है, वहां पर कीमोथेरेपी वगैरह इंक्रीज करके उस पर्टिकुलर ट्यूमर को वहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उसे खत्म कर देते हैं। समझ में आया? तो बेटा अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, ट्रीटमेंट, तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में क्या क्या है? सर्जिकल एंड में आएगा। सबसे पहले क्या है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या क्या होता है बेटा? कुछ ड्रग्स होते हैं, वीनाब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, कुर्कुमिन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स देते हैं पेशेंट को। वीनाब्लास्टिन, कुर्कुमिन और क्या बोला था मैंने? अरे अभी बोला था विनक्रिस्टिन, वीनाब्लास्टिन, वीनाब्लास्टिन। ओके, सो दिस इज योर कीमोथेरेपी। उसके बाद रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में बेटा क्या होता है? एक्सरे और डिफरेंट तरीके की रेज से, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, है ना, इनसे हम क्या करते हैं? ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी, है ना। एक्स रेज हो गई, और तुम्हारी कौन सी रेज है? गामा रेज। ठीक है, आयनाइजिंग रेज होती हैं ये। इनसे हम क्या करते हैं? ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब बेटा देखो, यहां पर तुमने एक चीज नोट करी होगी, एक्स रेज, गामा रेज ट्यूमर कॉज भी कर रही थी, इनसे हम ट्यूमर को डायग्नोस भी कर रहे हैं, और इन्हीं से हम ट्यूमर को ठीक भी कर रहे हैं। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग काम होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे डिस्ट्रॉय करा जाता है, मिड फ्रीक्वेंसी पे ट्यूमर कॉज करती हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे हम डायग्नोसिस करते हैं। समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या है? इम्यूनोथेरेपी। इंटरफेरॉन्स का नाम सुना है? इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो इम्यूनोथेरेपी में हम इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं? इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट रिकवर करने लग जाता है। यानी जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसके खिलाफ हम क्या बनवाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, ताकि वो क्या करें? ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये होती है तुम्हारी इम्यूनोथेरेपी। तो बेटा जो तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या बोला था मैंने? अरे इंटरफेरॉन इज अ बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर। ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है बेटा? मॉडिफाई करता है। इट इज अ बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। इट इज अ बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर। ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है बेटा? मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम? एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करवाते हैं अपनी बॉडी में, और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ट्यूमर सेल को मारने लग जाती हैं। इम्यून सिस्टम मॉडिफाई हो गया, इतना ज्यादा मॉडिफाई हो गया कि उसने सेल्फ सेल और ट्यूमर सेल में डिफरेंशिएट करना सीख लिया। अपने नॉर्मल सेल्स को छोड़ देता है और ट्यूमर सेल को मारने लग जाता है। एंड फाइनली क्या आती है? सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ट्यूमर को हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी ट्यूमर को हम रिमूव कर देते हैं। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पर्टिकुलर ट्यूमर।
ठीक है, जो भी पर्टिकुलर ट्यूमर है तुम्हारा उसे तुम क्या करते हो, सर्जिकली रिमूव करते हो। फॉर एग्जांपल इन दी केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, डिपेंडिंग कि कितना % ब्रेस्ट कैंसर है, उस हिसाब से हम ब्रेस्ट का पार्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह ऐसे कैंसर है जिसमें तुम इन्हें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वगैरह, ये स्किन कैंसर कोई पर्टिकुलर कैंसर नहीं है। स्किन कैंसर में अलग अलग टाइप है। स्किन कैंसर इज बेसिकली अ कार्सिनोमा। क्या है ये? कार्सिनोमा। एक्टोडर्मली डेराइव्ड ट्यूमर्स आर नोन एज कार्सिनोमास। अब कार्सिनोमास में बहुत सारे आते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है, मेलानोमा आता है, यानी जो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, तो ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स आ जाते हैं। अब ये कुछ बेनाइंग होते हैं और कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। बेनाइंग यानी वो स्किन के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे रहेंगे, बक्कल म्यूकोसा पे रहेंगे, चिक्स पे रहेंगे, या फिर किसी और पार्ट पे रहेंगे, उसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट है तो उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द स्किन कैंसर कैसे होते हैं? मैलिग्नेंट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूमर।